नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। और इसमें हम क्विज 2 के लिए एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये पीवाईक्यू बिल्कुल लेटेस्ट है, 6 अगस्त 2023 का है। मैथ 2 के लिए क्विज 2 को पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए मैथ 2 वाले पेज पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 9 है, जिसमें एक या दो क्वेश्चंस डेटा से रिलेटेड रहेंगे। तो आपको केवल 7 या 8 क्वेश्चन करने हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे। और हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें सॉल्व करने में। ओके, तो ये 0 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इफ ए इज ए 2x3 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1, देन व्हाट इज द नलिटी ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज। तो ये एक 2x3 का मैट्रिक्स है, रैंक 1 का। देखो, अगर आपको कोई बिल्कुल सीधा सीधा आंसर नहीं पता है, तो आप ये जो कि इस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं वो हर मैट्रिक्स पे लागू होंगे। तो आप बिल्कुल सीधा और इजी मैट्रिक्स जो आपसे हो सकता है, आरआरईएफ वाला स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, वो एज्यूम करो। तो 2x3 का मैट्रिक्स रैंक 1 के साथ अगर आपको एज्यूम करना है, दो रो एंड थ्री कॉलम, दो रो एंड थ्री कॉलम विद रैंक 1, वो ये होगा। इसका साइज है 2x3। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा दोस्तों, रो एंड रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, यानी 1 0 0 0 एंड 0 0। ट्रांसपोज इसका हो जाएगा 3x2 का। तो इनका जब दोनों का क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो 2x2 की मैट्रिक्स आएगी। और क्या होगा, इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाइड होगा, यानी कि पहला वाला हो जाएगा एलिमेंट 1, नेक्स्ट हो जाएगा 0, फिर ये रो इसके साथ यानी 0, फिर टोटल 0। तो ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट 2x2 का मैट्रिक्स। और इसमें हम देख सकते हैं कि एक हमारा रैंक है और ये हमारी नलिटी है। पूछ रहा है कि नलिटी क्या होगा, तो नलिटी 1 हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। सही या गलत, तो इसमें चूज करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला ऑप्शन है, देयर एग्जिस्ट एन ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2। ओके, तो ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ऑनटू होता है कोडोमेन वो ट्रांसफॉर्मेशन x टू y में, जिसमें y का कोई पार्ट लेफ्ट ना हो। सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए y वाले, x के किसी न किसी एलिमेंट से y की मैपिंग होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी लेफ्ट इन y कोडोमेन साइड। तो हम देख रहे हैं R3 टू R2 का अगर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कोडोमेन हमारा R2 है, तो R2 का साइज छोटा है और R3 बड़ा है। तो बड़े से छोटे में मैपिंग अगर हो रही है, तो R2 की अगर बात करें, यानी R2 टू R3 में हर एलिमेंट R2 का R3 से कहीं ना कहीं मैप हो जाएगा, क्योंकि R2 का साइज छोटा है और R3 बड़ा है। तो R2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है फ्रॉम R3 टू R2 की बात करें, लेकिन R2 जो हमारा होगा उसका मतलब कि R2 के सारे एलिमेंट मैप हो जाएंगे R3 से। तो देयर एग्जिस्ट एन R2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2। सही है। फिर कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R। यहाँ पर R3 हमारा बड़ा डायमेंशन है एंड R1 R जो है वो छोटा है। तो कह रहा है कि वन वन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि R3 में बहुत सारे एलिमेंट होंगे। उन सारे एलिमेंट का इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ मैपिंग होना चाहिए वन वन के लिए, तो उतने R में होंगे नहीं। R हमारा उससे छोटा साइज होगा और R3 का उसके ट्रिपल साइज है। तो वन वन ट्रांसफॉर्मेशन R3 टू R1 पॉसिबल नहीं है। सही है। फिर कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 टू R2 सच दैट रैंक बराबर नलिटी। जो ट्रांसफॉर्मेशन R3 टू R2 होगा, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की साइज क्या होगी? R3 से R2 में मैट्रिक्स की साइज होगी 2x3, कोडोमेन इनटू डोमेन। तो 2x3 साइज का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा, तो इसमें n है हमारा 3, n 3 है, यानी कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू 3। तो रैंक और नलिटी बराबर नहीं हो सकती। 3 का हाफ है 1.5, 1.5 नहीं हो सकती। आप ऐसे भी दे सकते हैं 2x3 का मतलब दो रो एंड थ्री कॉलम। तो दो रो एंड थ्री कॉलम के मैट्रिक्स ऐसे होगी, तो रैंक प्लस नलिटी मिलके हमारा 3 होना चाहिए। तो 1.5 1.5 तो नहीं हो सकता ना। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये गलत हो जाएगा।
रैंक बराबर नलिटी नहीं हो सकती। फोर्थ ऑप्शन है देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R3। R2 टू R3 में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा 3x2 का, यानी 3 रोज 2 कॉलम। तो यहाँ पे कह रहा है कि रैंक बराबर नलिटी हो सकता है, रैंक बराबर नलिटी का हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो हमारा रैंक 1 एंड नलिटी 1 हो सकता है। तो कह रहा है कि रैंक 1 एंड नलिटी 1 पॉसिबल है, लेकिन कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करता है यानी डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो गलत हो गया। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द वेक्टर स्पेस वी, जो कि एक मैट्रिक्स का है स्पेस, और इसमें C इज इक्वल टू ए प्लस बी है और ए बी सी रियल नंबर है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है V टू R4 जो डिफाइंड ऐसे है कि ए बी सी एंड ए प्लस बी माइनस सी हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए एंड बी हो रहा है, ठीक है, ए बी हमारे फ्री एलिमेंट है और सी जो है हमारा ए प्लस बी है, यानी कि हो जाएगा ए बी और सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। और नेक्स्ट है फोर्थ एलिमेंट है ए प्लस बी माइनस सी, और सी हमारा ए प्लस बी है, यानी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फोर्थ एलिमेंट हमारा जीरो होगा ऐसे केस में। तो ये होगा ए बी ए प्लस बी एंड जीरो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। टी इज ऑन टू बट नॉट वन वन। अच्छा जी, करेक्ट, टी इज ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है कि हमारा जो कोडोमेन है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ऑन टू का मतलब ये हो गया कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब कि हमारे आउटपुट साइड में कोई भी एलिमेंट बचना बचना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। और हमारा रेंज देख रहे हैं R4 है, तो R4 में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन हमारी मैपिंग कहाँ हो रही है, ए बी ए प्लस बी कामा जीरो पे हो रही है। हमारी मैपिंग यहाँ तो नहीं हो रही है कि एक्स वाई एंड जी और डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू तो यहाँ पर होगी नहीं, टोटल जीरो रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे रेंज R4 में सारे एलिमेंट मैप नहीं होंगे, वही एलिमेंट मैप होंगे जो इस कैलकुलेशन में फिट बैठेंगे, ए बी एंड ए प्लस बी कॉमा जीरो। तो ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकती, R4 की सारे एलिमेंट की मैपिंग नहीं है, तो देयर टी इज ऑन टू बट नॉट वन वन गलत है। करेक्ट, टी इज वन वन बट नॉट ऑन टू। हाँ, ऑन टू नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट की मैपिंग नहीं हो रही है, लेकिन वन वन हो रही है। वन वन का मतलब कि हमारा जो ये वेक्टर है इसमें हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पर्टिकुलर आउटपुट मिल जाएगा, वन इनपुट वन आउटपुट हमें मिल जाएगा, हर इनपुट का अलग अलग आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक, तो वन वन पॉसिबल है, ऑन टू पॉसिबल नहीं। हम्म फिर कह रहे नल स्पेस ऑफ टी इज ए टू डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ वी। तो टू डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ वी क्या होता है, वी तो हमारा ये है मैट्रिक्स है, और टू क्रॉस टू का, तो टू डायमेंशनल सब स्पेस वी का कैसे हो सकता है, नहीं, इसमें अगर ये लिखा रहता कि टू क्रॉस टू या वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स के होगा सब स्पेस ऑफ वी तो सही होता। टू डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ वी गलत है। नल स्पेस जो है इसमें वैसे रैंक और नलिटी की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में तो हमारे दो फ्री वेरिएबल हैं, ए बी फ्री वेरिएबल है और हमारा ये ए प्लस बी है और ये जीरो है, तो रैंक हमारी हो जाएगी 2। और नलिटी हो जाएगा, और नलिटी भी 2 होगा, लेकिन जो नलिटी होगा वो सब स्पेस होगा R4 का, यानी कि R4 का होगा ना कि V का। रेंज ऑफ T इज ए टू डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ R4। हाँ, रेंज हमारा टू डायमेंशनल सब स्पेस है, रेंज भी 2 है, नलिटी भी 2 है, तो रेंज इज सब स्पेस ऑफ R4, ये सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए बी ए 3x3 रोटेशन मैट्रिक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, the rows of A are orthogonal, A is an orthogonal matrix, column of A are not। ये जो लास्ट वाला है रोटेशन मैट्रिक्स 8.5 का है गेस, वो अभी लेक्चर मैंने कवर नहीं किया, मैंने देखा नहीं है, आप देख सकते हो उसका आंसर आपके सामने है, और इसके पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने ये अभी नहीं पढ़ा है, और अभी मैं जिसको कवर करूँगा इस वीडियो को तो मैं इसमें इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। आप इसका आंसर देख लो, आपको पढ़ा है तो आपको पता होगा, या आपको नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद कर लो। कह रहा है कि ए बी ए 3x3 रोटेशन मैट्रिक्स, अगर 3x3 का रोटेशन मैट्रिक्स है तो द रोज ऑफ ए आर आर्थोगोनल, सही है, और ए इज एन आर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये दो ऑप्शन सही है। तो अभी मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये वाले चैप्टर मैंने अभी देखा नहीं है, केवल यही चैप्टर बचा हुआ है, लास्ट चैप्टर। तो इसको मैं अभी कवर करूँगा तो ये आंसर को एक्सप्लेन कर दूँगा उसमें, और टाइम स्टैम्पिंग कर दूँगा फॉर क्विज 2 क्वेश्चन के लिए। तो उसमें भी अगर आप देखना चाहें तो लास्ट में आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन इनर प्रोडक्ट ऑन ए वेक्टर स्पेस वी इज ए फंक्शन, इनर प्रोडक्ट बताया वी क्रॉस वी। तो कंडीशन 1 है वी क्रॉस वी इज वी टू वी का जो इनर प्रोडक्ट होता है ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल वी एक्सेप्ट 0, एंड ये होता है बाइलिनियर क्वालिटी जो होती है, लीनियर क्वालिटी जो होती है वी वन प्लस वी टू, और वी थ्री का जो इनर प्रोडक्ट होता है वी वन वी थ्री प्लस वी टू वी थ्री का होता है, एंड वी वन वी टू इज इक्वल टू वी टू एन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है और एक कॉन्स्टेंट वाली प्रॉपर्टी है। तो ये चार की चारों प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो क्वेश्चन कर रहा है लेट वी इज इक्वल टू आर टू एंड कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड एज वी क्रॉस वी इज इक्वल टू आर, मतलब आर टू से आर में हो रहा है, एक्स वन एक्स टू एंड वाई वन वाई टू का जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन किया गया है एक्स वन वाई वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस एक्स टू वाई टू। ओके, तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेटिस्फाइड बाय द एबव फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेटिस्फाइड बाय द एबव फंक्शन। तो कौन सा कंडीशन मतलब कह रहा है कि इस फंक्शन से सेटिस्फाइड होगा। कंडीशन 1 जो कह रहा है कि v का v के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। तो हम ये देख रहे हैं इसमें दो निगेटिव साइन है वाले वैल्यू हैं, तो ये तो हमें नहीं लगता ग्रेटर देन 0 वाला सेटिस्फाइड होगा, या लेस देन 0 भी आ सकता है। आपको चेक करना है तो आप कोई दो वेक्टर न्यूमेरिकल वेक्टर ले लो, 1 2 ले लो और 3 4 ले लो, और इनका इसके अनुसार करो डॉट प्रोडक्ट। तो एक्स वन वाई वन हो गया 3 और माइनस एक्स टू वाई वन, 3 दूनी 6 और एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू 4 दूनी 8। तो आप देख रहे हो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ रही है, 0 से छोटा आ रहा है, तो कंडीशन 1 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। कंडीशन 2 देख लें, वी वन प्लस वी टू एंड वी थ्री, तो ये सेटिस्फाइड करके लीनियर प्रॉपर्टी जो है लीनियर कॉम्बिनेशन वाला सेटिस्फाइड कर जाएगा क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस हैं। तो हम यहाँ पर 3 वेक्टर लेके देख सकते हैं, 1 2 ले लिया, 3 4 ले लिया, और एक ले लेते हैं 5,6, ठीक। तो वी वन प्लस वी टू, ये वी वन वी टू एंड ये वी थ्री हो गया। तो वी वन प्लस वी टू क्या हो जाएगा, 3 1 4 और 4 2 6, ठीक है। तो वी वन और वी टू और फिर वी थ्री हम ले लेते हैं 5 6। तो इसका करते हैं क्या होगा, एक्स वन वाई वन यानी कि 20 माइनस एक्स टू वाई वन 6 5 30 माइनस एक्स टू वाई टू 6 इज 36। तो ये कितना हो गया, -10 एंड -46 हो गया, ठीक है। अब हम इसका अलग अलग करके देखते हैं तो क्या होता है, यानी कि 1 2 का 5 6 के साथ कितना क्या होगा, 1 2 का 5 6 के साथ करेंगे तो एक्स वन वाई वन यानी 5 माइनस एक्स टू वाई वन 5 दूनी 10 माइनस एक्स टू वाई टू 6 दूनी 12। तो ये कितना हो गया, 12 5 17 -17। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 3 4 का 5 6 के साथ क्या होगा, 3 4 का 5 6, तो 5 3 15 माइनस 4 पंजे 20 माइनस 6 चौको 24। तो ये कितना हो गया, 5 -29, ऐड कर दो 9 7 16, 6 2 1 3 1 4, -46 यहाँ भी आ रहा है, -46 यहाँ भी आ रहा है। तो कंडीशन 2 को ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक। कंडीशन 3 वी वन वी टू इज इक्वल टू वी टू वी वन, ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई वन और सारे टर्म्स इसमें नहीं इंक्लूड है, केवल एक्स टू वाई वन है और एक्स टू वाई टू है। तो एक्स टू वाई वन होगा, फिर जब आप चेंज कर दोगे सीक्वेंस तो ये हो जाएगा वाई टू एक्स वन हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो कंडीशन 3 भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, आप चेक करके देख सकते हो इसी तरीके से। हाँ, स्केलिंग वाला सेटिस्फाइड कर जाएगा क्योंकि सिंपल स्केलिंग है तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, यानी कंडीशन 2 एंड 4 सेटिस्फाइड करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, कंडीशन 4 सेटिस्फाइड, 1 एंड 3 नॉट सेटिस्फाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि v1 डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू 0 वेयर ये है x है एंड v2 डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम by इज इक्वल टू 0 b ये है भाई ये है। तो कह रहा है व्हाट इज द नलिटी ऑफ a, नलिटी ऑफ a क्या होगा? ए की नलिटी क्या होगी? ए का हमें करना पड़ेगा RREF। तो ये है 2 1 4 -1 1 0 एंड 1 2 एंड 4। तो इसमें क्या स्टेप करें हम? इसमें हम कर देते हैं R3 प्लस R2। R3 प्लस R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 एंड 1 हो जाएगा 3 और ये 4 होगा। ओके, नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट हम कर देते हैं R1 प्लस 2R2। इसको डबल करके R2 को R1 में ऐड कर दें तो ये 2 है और ये -2 हो जाएगा, 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 0 और इसका डबल हो जाएगा 2 एंड 2 और 1 हो जाएगा 3 और 4। तो ये हो गया 3 4 इसमें भी आ गया, 3 4 इसमें भी आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर देते हैं R3 माइनस R1। R3 माइनस R1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। अब हमें जो है देखो तो हमें पता चल गया इसमें एक रैंक 2 हो गया, नलिटी 1 हो गया। लेकिन हम इसको थोड़ा फाइनल टच दे देते हैं। इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 और इसमें 3 से हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो इसमें हमें रैंक आ गया 2, 2 पिवोट एंट्री मिल गई और ए का हमारा नलिटी हो गया। पूछ रहा है व्हाट इज द नलिटी ऑफ ए। तो नलिटी ऑफ ए हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बी। अब हमें बी का भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से बी हमारा है 1 1 1 -1 0 1 एंड 1 2 एंड 3। तो इस पे हमें RREF लगाना होगा। ओके, तो पहले हम क्या करें? पहले हम कर लेते हैं R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 करेंगे ये हो जाएगा 0, ये 1 रहेगा और 1 1 ये हो जाएगा 2, ये 1 और 2 हो जाएगा। फिर हम कर लेते हैं R3 प्लस R2। तो ये भी ऐड होके 0 हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, 3 एंड 1 हो जाएगा 4, 3 एंड 1 हो जाएगा 4। तो हम देख रहे हैं ये 2 4 हो रहा है, ये 1 2 हो रहा है, जस्ट डबल है। तो हम कर लेते हैं R3 माइनस 2R1, डबल करके माइनस कर लेते हैं तो ये 2 में से 2 जाएगा 0 एंड 4 में से इसका डबल 2 4 का डबल 4, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। तो ये 0 हो गया, यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये 1 हो गया। इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो हमें 2 पिवोट एंट्री मिल गई, तो इसके रैंक और 2 और नलिटी 1 हो गया। क्वेश्चन क्या है? रैंक ऑफ बी 2 हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म से बेसिस बीटा फॉर V1। V1 का बीटा क्या होगा? बेसिस। ओके, V1 क्या है? V1 डिनोट्स द वेक्टर स्पेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ Ax इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन ऑफ मतलब होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन क्या होता है? नल स्पेस। तो नल स्पेस V1 का क्या होगा? तो V1 हमारा ये मैट्रिक्स था A के लिए जो हमने RREF लगाया। तो इसका अगर हम नल स्पेस निकालें यानी नल स्पेस यहाँ पे क्या होगा? नलिटी 1 है, ये हमारा फ्री वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमें जो x1 आएगा, क्या यहाँ से हमें क्या आ रहा है? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ से हम x1 यानी x1 हमारा इसमें है, तो इससे हम x1 कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा x1 x1 एंड एक मिनट, हमें इसमें पूरा RREF लगाना पड़ेगा। तो हम इसमें एक स्टेप और करते हैं, इसमें हम एक स्टेप करते हैं, ये R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 कर दो तो 1 एंड 1 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4/3 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पे कर सकते हैं हमारा x1 प्लस 4/3 x3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x1 क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू -4/3 x3। ओके,
तो x3 हमारा फ्री वेरिएबल है, बाकी ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमारा x2 जो हो जाएगा x2 इज इक्वल टू आल्सो -4/3 x3। तो अगर हम x3 को 1 ले लें तो हमारा x1 एंड x2 हो जाएगा -4/3 -4/3 और 1। तो x1 और x2 हमारा हो जाएगा -4/3 -4/3 एंड x3 हमारा 1 हो जाएगा। तो ये इसका नल स्पेस होगा, क्योंकि x3 को हमने 1 लिया तो x1 -4/3 और x2 भी -4/3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द फॉलोइंग फॉर द बेसिस बीटा फॉर v1। तो -4/3 -4/3 और 1। और इसी में सिंपल इसी में करके आ जाए कि जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 3 हो जाएगा, मतलब वो 3 को उसने आउट कर दिया है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 इसका स्केलिंग कर दिया, इसी बेसिस को स्केल कर दिया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो -4 और 3 हो जाएगा, सेम वैल्यू है दोनों की। ठीक, ओके। और ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट कह रहा है कि डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो कि है V2 टू R2। ओके, V2 क्या है, V2 है, V2 डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम Vy इज इक्वल टू 0, मतलब इसका सॉल्यूशन स्पेस है। तो यहाँ पर भी हमने इसको RREF लगा लिया है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा V2 आ रहा है, V2 में क्या हो रहा है, x1 इज इक्वल टू आएगा x1 माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x3 आ रहा है, फ्री वेरिएबल हमारा x3 है, और x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि x2 इज इक्वल टू -2x3। तो हम अगर x3 को 1 ले लें, x3 को 1 ले लें तो x1 हमारा हो जाएगा 1 और x2 हो जाएगा -2 एंड x3 हो जाएगा 1। 1 -2 1 ऐसा हो रहा है। तो क्या क्वेश्चन है कि V2 से R2 में ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी क्या होगा, ये क्या आया था हमारा 1 -2 1 ऐसा फॉर्म में आया था हमारा V2, और इसको ट्रांसफॉर्म हो रहा है x एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी x हमारा हो जाएगा 1 और x प्लस वाई प्लस जेड जो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो 0 हो रहा है। हाँ, यही आएगा ना, 1 -2 एंड 1 x3 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू x3 हो जाएगा और x2 इज इक्वल टू -2x3। तो 1 लेंगे -2 1 लेंगे, हाँ। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो होगा उसमें हमारा आ जाएगा, x1 हमारा 1 हो जाएगा और सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 0। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी क्या होगा, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा एक पार्ट 0 हो रहा है और 2/2 का ये बनेगा, और रैंक हमारा 1 हो जाएगा, नलिटी भी 1 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ टी जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि V1 से V2 सेम उसी डाटा पे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। V1 to V2 be a linear transformation if M cross N is the order of the matrix D of the linear transformation S with respect to the sum ordered basis of alpha for V1 and ordered basis of alpha 2 for V2, then what is 2M minus 3N। तो कहने का मतलब कि V1 से V2 में अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ M क्रॉस N इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स D ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S। अच्छा, मतलब V1 से V2 का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा ये पूछ रहा है। ओके, ओके। तो V1 का क्या था सीन, V1 था हमारा -4 एंड 3 था, -4 एंड 3 था। -4 एंड 3 ये था, और V2 हमारा क्या था, V2 हमारा था 1 -2 एंड 1, 1 -2 एंड 1। तो हम देख रहे हैं कि R3 टू R3 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये नहीं V2 R3 टू R3 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
तो कह रहा है V1 से V2 में भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, R3 टू R3 ट्रांसफॉर्मेशन होगा इज M क्रॉस N। तो M क्रॉस N का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, और R3 से R3 में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का। 3 क्रॉस 3 का। तो कह रहा है linear transformation if M cross N is the order of matrix D or the linear transformation S with respect to the sum ordered basis of alpha 1 for V1 and an order basis of alpha 2 for V2, then what is 2M minus 3N? नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं। हमें जो R2 क्या है और R1 क्या है हमें ये समझना होगा। ये हमारा ये 1 माइनस 2 1 तो हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू है, लेकिन ये जो है मैं आपको बताऊं कि ये हमारा सोल्यूशन स्पेस है। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ये था, देखो V1 denotes the vector space of solution of AX is equal to 0। तो इसमें AX जो हमारा एक्स वाई जेड आ रहा है तो इसके मैट्रिक्स साइज क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स साइज होगा। जो x की वैल्यू x1 x2 x3 की वही तो सोल्यूशन स्पेस हुआ। तो ये हमारा जो है एक सिंगल वेक्टर है, एक्स वाई जेड के साथ सिंगल वेक्टर है, यानी कि ये हमारा सोल्यूशन स्पेस होगा जो x1 x2 x3 की वैल्यू होंगी। तो ये हमारा जो है ये है सीधे बिलोंग्स टू आर, मतलब सिंगल स्पेस होगा, इसमें एक वेक्टर होगा x1 x2 x3 में एक वेक्टर होगा, और इसमें भी सोल्यूशन स्पेस इसका भी जो है सोल्यूशन स्पेस है y1 y2 y3, यानी कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 1 का, और ये भी 3 क्रॉस 1 का, ठीक है। 3 क्रॉस 1 का 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इसमें सिंगल वेक्टर होगा, एक वेक्टर है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, और एक वेक्टर से एक वेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल वेक्टर आएगा एक्स वाई जेड, एंड इसमें भी y1 y2 y3 और इसमें x1 x2 x3। तो सिंगल वेक्टर से सिंगल वेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो V1 टू V2 में अगर ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है तो ये हमारा V1 से V2 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें भी सिंगल वेक्टर है और इसमें भी सिंगल वेक्टर है। तो इसका जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो M क्रॉस N जो होगा 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा, 1 क्रॉस 1 का V1 से V2 में। क्योंकि हमारा V1 जो है 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स था, इसमें ये था -4 एंड 3, और उसमें भी सिंगल वेक्टर था 1 एंड -2 एंड 1। तो इसका जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो मैट्रिक्स बनाएंगे तो सिंगल आएगा, एक स्केल आएगा, केवल एक वैल्यू आएगी, तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में 1 क्रॉस 1 होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में जो होगा सिंगल एक कोफिशियंट आएगा, सिर्फ 1 क्रॉस 1 का, मतलब एक रो एक कॉलम का कोई आएगा कोफिशिएंट, तो 1 क्रॉस 1 का होगा। तो इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी का ऑर्डर मतलब 1 क्रॉस 1 का होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस विद रिस्पेक्ट टू द सम ऑर्डर बेसिस अल्फा 1 बीटा 1 सम ऑर्डर बेसिस ऑफ अल्फा 2 और बीटा 2। व्हाट इज द 2m-1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, 2 इंटू 3 हो जाएगा -1, सिंगल उसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 127 से 128 के लिए सेम डेटा है। R3 टू R3 बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई, ये R3 टू R3 का ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफाइन किया गया है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन आंसर, अगर ये A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है डिनोट्स द मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस फॉर डोमेन एंड कोडोमेन बोथ, देन व्हाट इज द 2B 2E प्लस 2H। तो हमें इसका वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना होगा, ठीक। तो कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। एक्स वाई जेड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या है, यह है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, फिर एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ओके, फिर एक्स, ठीक। चलो, तो हमारा बेसिस सेम है सबके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डोमेन एंड कोडोमेन के लिए। तो हम तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या होगा। तो 1 1 1 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, 1 1 1 का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पहला एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 3, फिर एक्स माइनस वाई माइनस जेड यानी कि एक्स माइनस वाई हो जाएगा 0, फिर माइनस जेड आएगा -1, और एक्स यानी कि 1,
तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। अब हमें इस वैल्यू को, जो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू है, उसको हमें बेसिस, तीनों बेसिस के फॉर्म में लिखना है, यानी कि 1 1 1 एंड 1 1 0 और थर्ड वन है 1 0 0। इसका कोफिशिएंट के क्रम में हमें लिखा होगा, हम ले लेते हैं ए बी एंड सी। तो ए बी और सी की क्या वैल्यूज होंगी? ए बी और सी की वैल्यूज होंगी, हमें पहले इसको कर लेते हैं। ए इंटू है ये प्लस नहीं है, ये ए इंटू है। हमें इनका कोफिशिएंट लिखना होगा ताकि इनकी वैल्यू 3 माइनस 1 1 आ जाए। तो इसको हम अगर सॉर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस बी और थर्ड टर्म हो जाएगा ए। ओके, तो अब इसको हम इससे इक्वेट करें, इससे इक्वेट करो तो हमें क्या मिल रहा है? ए इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो बी इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ए यानी माइनस 2, बी इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अभी तो ए 1 है और माइनस 2 होगा तो माइनस 1 आएगा। एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा 3 माइनस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 एंड प्लस 2, माइनस बी है, माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 में से के 4, तो सी इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अब इसका हमें जो कोफिशिएंट मिल गया, वो मिल गया हमें, ए की वैल्यू मिल गई 1 1 इंटू दिस 1 1 1 प्लस बी की वैल्यू हो गई -2, तो बी की वैल्यू हो गई -2 इंटू सेकेंड बेसिस प्लस सी की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू थर्ड बेसिस, तो हो जाएगा 4 एंड -1 3, नहीं -2 है, 4 -2 हो जाएगा -2 एंड +1 हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये वैल्यूज होंगे। देन सेकंड वाले का देखते हैं, 1 1 एंड 0, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? पहले होगा, पहला टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड, तो पहला टर्म हो जाएगा 2, सेकेंड टर्म है x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई हो जाएगा 0 माइनस जेड 0, तो ये जाएगा 0, एंड थर्ड टर्म है x यानी कि 1, तो 2 0 1। तो अब हमें इसे फिर से बेसिस के फॉर्म में लिखना होगा। बेसिस के फॉर्म में बोले तो a इंटू 1 1 1 प्लस बी इंटू 1 1 0 प्लस सी इंटू 1 0 0। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी और a। तो हमें इसको इक्वेट करें तो a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी 0 है तो b इज इक्वल टू -1, और c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 है, तो a इज इक्वल टू 1 है, तो c इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो ये जाएगा 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो देखो 2 हो गया, 0 एंड 1, ठीक है, ये हो गया। एंड थर्ड वन है 1 0 0 1 0 0, तो इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पहला एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 1, दूसरा x माइनस वाई माइनस जेड ये भी 1, तीसरा है x यानी कि 1, ट्रिपल 1 हो गया। ठीक, तो ट्रिपल 1 हो गया, तो इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी के, तो ये हमारा आ जाएगा 1 इंटू फर्स्ट कोफिशिएंट ट्रिपल 1 प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि पहला एलिमेंट है ट्रिपल 1, तो उसी से हमें मिल जाएगा ट्रिपल 1। ठीक, तो अब अगर हम इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में चेंज करें, तो पहला वैल्यू हमें था 1 -2 एंड 4, तो इसको हो जाएगा कॉलम में लिख देंगे 1 -2 एंड 4, और सेकंड आया था 1 -1 एंड 1, तो हो जाएगा 1 -1 एंड 1, और थर्ड वाले की आई थी वैल्यू 1 0 0, तो हो जाएगी 1 0 एंड 0। ये मैट्रिक्स में मिल गया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब इससे हम इक्वेट कर देंगे ए बी सी डी ई एफ जी ई एच आई, तो आपको 2b 2e 2h, तो b का है ये है, तो b हमारा 2b हो जाएगा 2 प्लस 2e एंड 2h, तो e क्या होगा? a b c d e -2, तो 2 प्लस -2 एंड प्लस 2h, a b c d e f g h,
ये है ना, 2B 2E 2H, ABCDEFGH, H की वैल्यू है 1 तो +2H यानी कि +2, तो हमें तो जो 2 आ रहा है कि आंसर 4 आना चाहिए, एंड इट मीन्स वी हैव डन मिस्टेक एनी फेयर। हाँ, हमने कहाँ गलती की है? देखिए हमने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ठीक। बी की वैल्यू हमें a प्लस बी 0 है तो बी की वैल्यू -1 हो गई, ठीक। फिर सी की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी हमारा 2 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 1 -1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ पे हमने c इज इक्वल टू 1 लिखा है, यहाँ पे c इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। यहाँ c इज इक्वल टू 2 आएगा क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी में 2 चाहिए, a 1 है b -1 है तो c हमारा 2 चाहिए, तभी a प्लस बी प्लस सी 2 होगा, ठीक। तो हमारा c यहाँ पे 2 आएगा, नहीं सेकंड वाला जो है वो 1 -1 2 होगा, 1 -1 यहाँ पे 2 होगा, तो h की जो वैल्यू है वो 2 होगी, तो 2h जो होगा वो हो जाएगा 4, तो +4, तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, 2b प्लस 2e प्लस 2h जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे क्या हो गया, हैंग हो गया, कोई नहीं, इससे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए इज सिमिलर टू बी, बी इज नॉट सिमिलर टू ए। इधर देखिए अभी अब क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है? हम्म, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वेश्चन है यहाँ से, ट्रांसफॉर्मेशन है R3 टू R3 ट्रांसफॉर्मेशन है, सेम वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा बी क्या है? ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट बी डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस फॉर बोथ डोमेन एंड कोडोमेन। बी हमारा मैट्रिक्स है, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस लेंगे डोमेन एंड कोडोमेन के लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेम वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन है, R3 टू R3 में ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले इसी सेम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने एक ही बेसिस यूज किया बोथ डोमेन एंड कोडोमेन के लिए, फिर दूसरी बार हमने दूसरा बेसिस स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस यूज किया बोथ डोमेन एंड कोडोमेन के लिए। तो हम सेम ट्रांसफॉर्मेशन में सेम वेक्टर स्पेस में दो अलग अलग बेसिस के लिए अगर दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाए तो वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो होती है सिमिलर मैट्रिक्स होती हैं। ये सिमिलर मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर हम सेम वेक्टर स्पेस में और बोथ डोमेन एंड कोडोमेन के लिए हम दो अलग अलग बेसिस लेकर के दो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाए तो ये दोनों मैट्रिक्स जो होती हैं सिमिलर मैट्रिक्स होती हैं। तो ए इज सिमिलर टू बी, बी हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के लिए और ए हमने अभी सॉल्व किया वो बेसिस दिया हुआ था उसके लिए। तो ये सिमिलर मैट्रिसेस होंगी, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और सिमिलर मैट्रिसेस के पता है हमें डिटर्मिनेंट ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट बराबर होता है ट्रेस बराबर होता है। तो ये डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट होगा क्या? तो डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट कर लेते हैं इसी में, तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। हमारा ये मैट्रिक्स बना है तो यहाँ पे हमारा 2 0 दिया हुआ है तो हम इसको लेकर कैलकुलेट कर लेते हैं, इस वाले कॉलम के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जाएगा 1 इंटू 1 के साथ साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस का साइन होगा, ठीक है। 1 इंटू, तो इस रो को और इस कॉलम को अवॉइड कर देंगे तो ये -2 इंटू 2 ये हो जाएगा -4 एंड -4 इंटू 1 यानी -4, तो -4 यानी कि +4, तो ये हो जाएगा 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो दोनों का ए और बी का डिटरमिनेंट हमारा 0 आएगा, तो ए का भी डिटरमिनेंट 0 होगा तो बी का भी डिटरमिनेंट 0 होगा, ठीक। तो ये गलत हो गया, ये दो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट W बी द सब स्पेस ऑफ R4, ओके, विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, ओके, स्पेंड बाय द ऑर्डर्ड सेट, ये इसका ऑर्डर्ड सेट है, इसका बीटा मतलब बेसिस इसका है, ये दो बेसिस है। लेट V1 एंड V2 डिनोट द आर्थो नॉर्मल बेसिस ऑफ W ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द ग्राम स्मिथ प्रोसेस ऑन बीटा, ठीक है। हमारा जो है ग्राम स्मिथ प्रोसेस से हमें V1 एंड V2 दो बेसिस मिले हैं। और ये कह रहा है कि पहले W बी द सब स्पेस ऑफ R4 विद स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, ओके, स्पेंड बाय द ऑर्डर्ड सेट बीटा, ओके, इसका जो बेसिस है वो ये है और V1 V2 जो है वो ग्राम स्मिथ मेथड से
आर्थो नॉर्मल बेसिस है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर द गिवन सब क्वेश्चन। कह रहा है कि R4 से हमारा W में जो प्रोजेक्शन होगा उसकी नलिटी क्या होगी, नलिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ W। ओके, तो R4 से जो W में प्रोजेक्शन है, R4 से जो W में प्रोजेक्शन है, इसकी नलिटी क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि तो यहाँ पे दो बेसिस हैं, W के, और R4 से हमारा W में जो प्रोजेक्शन हो रहा है, तो फिर W का नलिटी पूछ रहा है। तो W का इसमें हम देखते हैं रैंक क्या है। ये तो R4 हो गया, और W में हमारे 1 -1 एंड 0 0, इसके बेसिस को हम ऐसे लिख लेते हैं 0 1 1 0, दो बेसिस हैं इसके। तो इसमें अगर हम कर देते हैं R1 प्लस R2 कर दें, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमें दो पिवोट एंट्री मिल रही है, दो रैंक मिल रहा है, तो इसकी नलिटी भी दो हो जाएगी। रैंक हमें दो मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो ये सब स्पेस W है, इसके में दो फ्री वेरिएबल हैं और दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इसकी नलिटी जो हो जाएगी वो दो हो जाएगी और रैंक दो हो जाएगा, क्योंकि R4 से W में ट्रांसफॉर्मेशन है। एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना दोस्तों, आप कंफ्यूज होना, क्वेश्चन का मार्क्स देख लेना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से इसमें सिंपल लॉजिक है। R4 से W में ट्रांसफॉर्मेशन, तो व्हाट इज द नलिटी ऑफ W। तो हमें नलिटी W का देखने प्रोजेक्शन में देखने के लिए हमें देखना होगा कि इसका जो बेसिस है इसमें इसके कितने रैंक बन रहे हैं। तो बेसिस को आप ऐसे लिख करके आप रैंक देख लो, इसमें कितनी पिवोट एंट्री हो रही है, दो पिवोट एंट्री है, तो दो इसकी नलिटी हो जाएगी। R4 साइज है तो दो नलिटी हो जाएगी एंड दो रैंक हो जाएगा, तो नलिटी इसकी हो जाएगी दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ 0 1 1 0 1 0 1 का प्रोजेक्शन है W पे, वेक्टर स्पेस W पे प्रोजेक्शन है, और वो है ABCD। तो व्हाट इज 3 इंटू A प्लस B प्लस C प्लस D। तो हमें 0 1 0 1 का प्रोजेक्शन W पे निकालना होगा वेक्टर स्पेस पे। तो दो बेसिस हैं इसके, तो हमें 0 1 0 1 का जो प्रोजेक्शन है दोनों बेसिस पे अलग अलग निकाल के प्लस कर देंगे, तो हमें वेक्टर स्पेस का आ जाएगा, प्रोजेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें जो वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है 0 1 0 1, तो इसका हम प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं, दोनों अलग अलग बेसिस हैं। तो पहले बेसिस पे करते हैं, हम इसको मान लेते हैं V1 और इसको V2 मान लेते हैं। तो पहले हम करते हैं 0 1 एंड 0 1 का है प्रोजेक्शन, और किस पे 1 -1 0 0 पे, 1 -1 एंड 0 0 पे करेंगे। तो नीचे भी हम वही लिखेंगे 1 -1 0 0, इसका हमें फिर 1 -1 0 0 पे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, और मल्टीप्लाइड ये होगा 1 -1 0 0 वेक्टर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू -1 हो जाएगा, बाकी 0 0 0 0 हो जाएगा, तो -1 मिलेगा। नीचे क्या मिलेगा, नीचे का 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 मिलेगा, और इधर हो जाएगा 1 -1 एंड 0 और 0। तो ये -1/2 हो गया, तो हमें क्या मिल गया, -1/2 एंड +1/2 एंड 0 और 0। तो ये हमें एक मिल गया। सेकंड बेसिस पर हम निकालेंगे, सेकंड बेसिस है 0 1 1 0। तो सेकंड हमें निकालने के लिए 0 1 0 1 इसका निकालना है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वाले निकालना है 0 1 0 1 का, और इस पे निकालना है सेकंड बेसिस पे। सेकंड बेसिस क्या है 0 1 1 0। ओके 0 1 1 0, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0 1 1 0 और 0 1 1 0। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर यही सेम हो जाएगा 0 1 1 0। तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, एंड 0 के साथ 1 यानी 0 हो जाएगा, 1 के साथ 0 यानी 0 हो जाएगा, तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 0 1 1 0। तो क्या मिलेगा हमें फाइनली 0 हाफ हाफ और 0। ये सेकंड प्रोजेक्शन मिल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो वेक्टर स्पेस का प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो इसको ऐड करो इसके साथ, तो क्या बनेगा, माइनस, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे, हाँ माइनस हाफ है
और ये 0 है, तो पहला एलिमेंट माइनस हाफ होगा, दूसरा एलिमेंट हाफ है और हाफ है यानी 1 हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट 0 है और हाफ है तो हाफ होगा, चौथा एलिमेंट 0 0 है तो 0 होगा। तो ये हो गया माइनस हाफ 1 हाफ 0। तो ये कह रहा है कि इज इक्वल टू ए बी सी डी है, तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी 3 इंटू दिस एलिमेंट माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 0, तो ये हो जाएगा हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 3 हमें मिल जाएगा 3, 1 इंटू 3 हमें 3 मिलेगा, लेकिन आंसर यहाँ पर 2 दिया है तो हमें 3 मिल रहा है। तो मेरे अनुसार तो ये 3 होना चाहिए दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ अभी, तो मैं इसमें और कुछ इस पर अभी टाइम नहीं दे सकता, आप इसको करके देखना। क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये 0101 का प्रोजेक्शन पूछ रहा है डब्ल्यू पे, और डब्ल्यू के जो ऑर्डर बेसिस दिए हैं वो ये है 1 -1 0 0 एंड 0 1 1 0। क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, तो आप करके देखो, अगर कुछ आपका सही आंसर 2 आ रहा है तो आप कमेंट करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, अदरवाइज मेरा तो आंसर 3 आ रहा है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किया था उसको मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं कवर कर दूंगा, टाइम स्टैम्पिंग कर दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना। और आपका यहाँ बने रहने के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, फिर वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।